अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि अल्फाज आपस में जुड़कर कैसे मायने बनाते हैं और क्यों कुछ फ़िक्रे मुकम्मल लगते हैं जबकि कुछ अधूरे से? आज हम अरबी ज़ुबान के इसी एक दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे कि ये नामुकम्मल जुमले जिन्हें हम मुरक्कबात कहते हैं आखिर हैं क्या और क्यों इतने अहम हैं। हाँ, यही तो असल सवाल है। जब कोई कहता है ज़ैद का गुलाम, तो ज़हन में फ़ौरन आता है कि अच्छा, फिर क्या, इस गुलाम का क्या हुआ? बात मुकम्मल नहीं लगती है ना? बस यही वो अधूरापन है जिसे आज हम समझने वाले हैं, और हम देखेंगे कि अरबी ज़बान की खूबसूरती में इसका कितना बड़ा किरदार है। और मज़े की बात ये है कि ये कोई गलती नहीं बल्कि अरबी ग्रामर का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये नामुकम्मल जुमले आप समझें कि बिल्कुल लेगो के ब्लॉक्स की तरह हैं। अकेले शायद मुकम्मल ना लगें, लेकिन इनके बगैर आप कोई बड़ी और मुकम्मल चीज़ बना ही नहीं सकते। चलें देखते हैं कि ग्रामर की ज़ुबान में इन्हें क्या कहा जाता है। तो मुरक्कब गैर मुफीद बुनियादी तौर पर अल्फाज का एक ऐसा जोड़ा है जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें कि आगे क्या, यानी ये पूरी बात नहीं बताता, बस एक छोटा सा इशारा देता है। ये कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। चलें अब देखते हैं कि इसकी कितनी किस्में हैं। यूं तो नामुकम्मल मुरक्कबात की कई किस्में हैं, लेकिन आज हम इनमें से 3 सबसे अहम अक़साम पर बात करेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सर्फ़, क्योंकि यही वो बुनियाद हैं जिन पर अरबी ज़ुबान की इमारत खड़ी है। तो चले पहली किस्म से शुरू करते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी अरबी ज़बान में शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब है। ये सीधा सीधा दो नामों के बीच में एक ताल्लुक या मिल्कियत को ज़ाहिर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उर्दू में कहते हैं का, की या के। उसके बस दो हिस्से हैं। पहला है मुज़ाफ़, यानी वो चीज़ जिसकी बात हो रही है, और दूसरा है मुज़ाफ़ इलैह, यानी उस चीज़ का मालिक। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक मज़बूत ताल्लुक बन जाता है। ये देखें, एक बेहतरीन मिसाल, गुलामुन यानी गुलाम, ये हुआ मुज़ाफ़, और ज़ैदिन यानी ज़ैद, ये हुआ मुज़ाफ़ इलैह। दोनों मिलकर बन गए ज़ैद का गुलाम। अब देखें, बात अभी भी अधूरी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो बिल्कुल साफ हो गया है। इन मिसालों को देखें। किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब, या रसूलुल्लाह यानी अल्लाह का रसूल। ये साफ्त कुरान पाक में हमें जगह जगह मिलती है, इसीलिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम दूसरी किस्म की तरफ आते हैं, मुरक्कब बनाई। ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का मुरक्कब है और इसका इस्तेमाल अक्सर गिनती यानी आदात के साथ होता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि दो लफ्ज़ मिलकर एक यूनिट बन जाते हैं। ये ज़्यादातर 11 से लेकर 19 तक की गिनती में इस्तेमाल होता है। और ये अल्फाज इतने पक्के जुड़ जाते हैं कि जुमले में कहीं भी आएं अपनी शक्ल नहीं बदलते। ज़रा यहाँ देखें, आहदा आशरा लफ्ज़ी मतलब है 1 और 10। ये दोनों मिलकर बन गए 11। हालांकि इनके बीच में और यानी वाव लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो मतलब में शामिल है। ये दोनों अल्फाज एक साथ एक यूनिट के तौर पर पढ़े जाते हैं। और ये सिर्फ गिनती तक महदूद नहीं है। जब किसी काम के बार बार होने का एहसास दिलाना हो, जैसे सुबह मसा यानी सुबह शाम, या बेता बेता यानी घर घर, तो वहाँ भी यही साख्त इस्तेमाल होती है। चलें अब आज की तीसरी और आखिरी किस्म की तरफ चलते हैं, मुरक्कब मना सिर्फ। इसमें दो अल्फाज इस तरह आपस में मिलते हैं कि वो एक बिल्कुल नया लफ्ज़ ही बना देते हैं। पिछली किस्म से ये इस तरह मुख्तलिफ है कि यहाँ अल्फाज सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह जम हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दो अलग अलग रंग मिलकर एक तीसरा नया रंग बना दें। इसकी सबसे मशहूर मिसाल है बालबैक। ये लेबनान के एक बहुत पुराने शहर का नाम है। असल में ये दो अलग अलग लफ्ज़ थे, बाल जो एक देवता का नाम था, और बक्का यानी वादी। वक्त के साथ साथ ये दोनों मिलकर एक नया नाम बन गए। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये नामुकम्मल मुरक्कबात दरअसल नामुकम्मल नहीं, बल्कि ज़ुबान की बुनियाद हैं। ये वो छोटे छोटे पुर्ज़े हैं जिनके बगैर ज़ुबान की बड़ी मशीन चल ही नहीं सकती। तो खुलासा क्या हुआ? मुरक्कब इज़ाफ़ी ताल्लुक़ दिखाता है, जैसे ज़ैद का ग़ुलाम। मुरक्कब बनाई दो लफ्ज़ों को एक पोशीदा और के साथ जोड़ता है, जैसे 11। और मुरक्कब मना सिर्फ दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बना देता है, जैसे बाल बक। इन तीनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है।
یہ مثال ان مرکبات کی اہمیت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اینٹیں ہیں جنہیں جوڑ جوڑ کر ہی ہم بامعنی اور مکمل جملوں کی ایک شاندار عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے ان اینٹوں کو پہچان لیا ہے، اگلا منطقی سوال یہی ہے کہ ان اینٹوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت جملے کی دیوار کیسے بنائی جائے۔ یہ ہمارا پہلا قدم تھا، اور اگلا قدم اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا، جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹکڑے مل کر مکمل تصویر کیسے بناتے ہیں۔